वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, इसका जो मॉडल पेपर सेकंड है उसका पार्ट आपका सेकंड डिस्कस किया जा रहा है। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन कवर होंगे 26 से लेके आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इनमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, इसका मतलब आपकी HTML भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती है, XML भी आपकी नहीं होती है, पोस्ट स्क्रिप्ट भी आपकी नहीं होती है। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग टाइप का था। देखो समझो यहाँ पे आपके देखो ये क्वेश्चन आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगी, जो आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो देखो यहाँ पे आपके थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन है, इसको समझो आप कि आपकी जो लैंग्वेज होती है, देखो जो आपकी लैंग्वेज होती है आपकी, तो लैंग्वेज को यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो देखो समझो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, आपकी लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला कंसेप्ट आपका क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो आपकी क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पहला कंसेप्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है कि आपकी होती है स्क्रिप्ट, आपके मार्कअप लैंग्वेज। देखो मार्कअप लैंग्वेज आपकी होती है मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यहां पे नेक्स्ट देखो थर्ड यहां पे कंसेप्ट आता है आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो स्क्रिप्टिंग, आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखो यहां पे समझो कि यहां पे अलग अलग कंसेप्ट कैसे हैं। देखो जैसे आपने देखा होगा जो आपके जनरली जो आपके C++ होती है, देखो C++ हो गई, आपकी जावा हो गई, ये सारी की सारी क्या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, ये किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये इनकी सहायता से किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगी, ये कंप्यूटर में कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता दी जाती है। अच्छा, दूसरा आता है मार्कअप लैंग्वेज। देखो मार्कअप लैंग्वेज का जो मेन जो टारगेट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्री डिफाइंड टैग होते हैं जिनकी सहायता से यहाँ पे डिजाइन तैयार की जाती है। तो यहाँ पे इसका मेन जो टास्क होता है वो डिजाइन तैयार करना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपकी जैसे HTML होगी, देखो आपकी HTML होगी, आपके XML होगी, ये सारी की सारी क्या आपके मार्कअप लैंग्वेज आती है। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करती है, किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ अटैच होकर काम करती है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कभी भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करती है, हमेशा किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ अटैच होकर काम करती है, जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज के डायनेमिक बिहेवियर के लिए यूज की जाती है। जैसे आपकी क्या होगी, जैसे जावा स्क्रिप्ट होगी, क्या होगी, जावा स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, जैसे जावा स्क्रिप्ट होगी आपके, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट क्या है, आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो काम क्या करेगी, उसी टाइप से आपकी क्या होगी, PHP होगी। तो ये जो लैंग्वेज है ये क्या काम करेगी, ये आपके जैसे जावा स्क्रिप्ट है, ये आपके HTML के साथ मिलकर इसे डायनेमिक बिहेवियर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपके लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो इस वजह से मैंने आपके तीनों की लैंग्वेज को यहाँ पे कंसेप्ट समझाया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, आपके 3 टाइप की लैंग्वेज होती है यहाँ पे। ओके, देखो नेक्स्ट आंसर देखो, ए डिजिटल सिग्नेचर। आपसे पूछा है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो देखो समझो यहाँ पे कि आपके जो ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में किसी भी पर्सन को आइडेंटिटी, मतलब किसी भी पर्सन को पहचानने के लिए हम जो सिस्टम का यूज करते हैं वो आपका होता है डिजिटल सिग्नेचर। देखो सपोज करो, अगर आप नॉर्मल अगर आपके सिग्नेचर की बात करूं कि आपके बैंक में आपने कोई चेक दिया, तो बैंक उसको वेरीफाई कैसे करता है, भाई आप ये चेक है आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं किया गया। तो बैंक आपके सिग्नेचर को मैच करता है, तो वो तो होगा फिजिकली वर्क। ठीक है, अब इसी टाइप से एक्चुअली में होता क्या है कि आपके जो ऑनलाइन जो दुनिया होती है उसमें आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन को पहचानने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है, जो कि आपकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो किस पर बेस्ड है, वो आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, किस पर बेस्ड है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है, जहां पे आपके 2 की का यूज किया जाता है। एक आपकी प्राइवेट की होती है, एक आपकी प्राइवेट की होती है जो मैसेज क्या करती है, एनक्रिप्ट करती है, और दूसरी कौन सी होती है, आपकी पब्लिक की होती है जो मैसेज क्या करती है, डिक्रिप्ट करती है। तो देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे डिजिटल सिग्नेचर में क्या करते हैं, हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट करके फिर सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका मतलब है, राइट आंसर देखो, स्कैन सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर बाय बाइनरी फॉर्म नहीं, एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपकी एनक्रिप्शन इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा इसके बेस्ड पे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे किस पर बेस्ड होती है, तो ये बेस्ड किस पे होती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ड होती है।
जहां पे दो की का यूज किया जाता है, एक प्राइवेट की दूसरी पब्लिक की। प्राइवेट की हमेशा आपके सेंडर खुद उसको अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज करता है, और पब्लिक की बाद में क्या होती है, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहां पे, देखो HTML लीजिए, तो अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, HTML क्या होती है आपकी, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो क्या होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो बी इज द राइट आंसर, मार्कअप लैंग्वेज। देखो नेक्स्ट देखो Amazon.com, तो देखो Amazon.com होता है वो किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे आप पूछा है तो ई कॉमर्स की जो कैटेगरी है, उस ई कॉमर्स की कैटेगरी में आपसे पूछा है, ई कॉमर्स की जो कैटेगरी है उसमें पूछा है कि Amazon.com है वो किस कैटेगरी में आता है। तो देखो समझो, अमेजोन से हम क्या करते हैं, देखो अमेजोन एक बिजनेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है, अमेजोन के पास रजिस्टर्ड सेलर होते हैं, तो वो क्या करता है, अमेजोन उस पर्टिकुलर सेलर से हमें प्रोडक्ट डिलीवर करवाता है। तो देखो अमेजोन एक इंटरफेस है, बीच का एक माध्यम है, जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर सेलर का प्रोडक्ट होता है और वो हम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर की डील हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर की डील हो रही है, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर। ठीक है, तो आपका अमेजोन क्या है, Amazon.com बिजनेस टू कस्टमर है। देखो नेक्स्ट देखो, ए रिलेशन में हैव मोर देन वन की, इन दिस केस ईच ऑफ दिस की इज कॉल्ड। देखो यह कह रहा है कि एक रिलेशन है जिसमें एक से ज्यादा की है। ठीक है, तो प्रत्येक की को क्या कहा जाएगा, तो देखो ध्यान रखना, किसी भी रिलेशन मतलब कोई भी टेबल है, जिस किसी टेबल में अगर एक से ज्यादा की है तो प्रत्येक की का क्या नाम होता है, तो आपका जो प्रत्येक की का नाम होता है वो क्या होता है, आपकी कैंडिडेट की होती है। देखो अगर मैं आपके बात करूं किसी पर्टिकुलर रिलेशन की, तो आप जब एसक्यूएल में आपने देखा होगा कि एसक्यूएल में आप एक तो प्राइमरी की बनाते हो, एक फॉरेन की बनाते हो, एक आप कैंडिडेट के लिए आप यूनिक बनाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना वो जो यूनिक वैल्यू कैंडिडेट की है, तो एक से ज्यादा अगर आपकी कोई भी की है तो वो कौन सी की है, कैंडिडेट की है। जैसे आपकी प्राइमरी की होती है, तो देखो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है, लेकिन वो ऐसी स्पेशल कैंडिडेट की होती है जिसकी फील्ड वैल्यू कभी भी नल ना हो। देखो प्राइमरी की में हमेशा नॉट नल होना चाहिए, तो इसकी स्पेशल केस क्या होता है, इसका होता है नॉट नल। स्पेशल केस क्या होता है, नॉट नल। उसको देते हैं सेकेंडरी की। तो देखो प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सभी की क्या कहलाती है, सेकेंडरी की कहलाती है। देखो प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट की क्या कहलाती है, सेकेंडरी की। ठीक है, अच्छा फॉरेन की, फॉरेन की क्या होती है, स्पेशल की होती है, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट मतलब रेफरेंस बनाने का काम आती है। इसका मतलब फॉरेन की सहायता से हम टेबल्स के बीच में या खुद की टेबल में रेफरेंस रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, फॉरेन की आपकी दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाती है और स्वयं की टेबल में रिलेशन बनाती है। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी आता है आपके। और आपकी जो कैंडिडेट की होती है वो क्या होती है, आपके टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है, जो कि मिनिमम सेट का एट्रीब्यूट होती है। ठीक है, एक टेबल में ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब है कि पावर के ऑफ होने के बाद या पावर कट होने के बाद भी आपका डेटा सेव रहे, उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल मतलब कि जब तक आपकी पावर रिटेन है तब तक आपका डेटा है, जैसे पावर कट हुई आपका डेटा इरेज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे होता है रोम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखो यहाँ पे क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये आपकी क्या होती है, आपके परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, जिसमें पावर कट होने के बाद आपका डेटा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट अगर रैम की बात करें तो रैम क्या होती है आपकी, वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तब तक मौजूद होता है जब तक आपके पावर ऑन है, तब तक आपका डेटा मौजूद रहेगा। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो सोर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टेबल। अच्छा ये कह रहे हैं कि ऐसी को सोर्टिंग एल्गोरिथम को स्टेबल कब कहेंगे। देखो समझो कि स्टेबल अनस्टेबल होता क्या है। देखो प्रोसेस समझो कि आपको सपोज करो कि आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सॉर्ट करना है, जैसे कि वैल्यू है 3, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद है 8, फिर उसके बाद है 9, फिर उसके बाद है 8। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू, इसको सॉर्ट करना है। तो देखो सॉर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो देखो ये तो वैल्यू आपकी ऑलरेडी सॉर्ट हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे चेंज क्या करता हूँ कि यहाँ पे आपके एक पोजीशन को ऐसे कर देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपके देखो ऐसे चेंज करता हूँ यहाँ पे कि इस पोजीशन, देखो दो पोजीशन में चेंज करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे तो मैं आपके रखता हूँ, देखो यहाँ पे तो मैं रखता हूँ 3, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में रखता हूँ एक 8 और यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपके क्या 2 रख देता हूँ। अब देखो आपको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले देखो सॉर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा 2, फिर क्या आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे 8, देखो 8 2 टाइम है, तो देखो 8 यहाँ पे 2 टाइम है,
तो इसका मतलब यहाँ पे पहले 8 आना चाहिए, फिर यहाँ पे दूसरा वाला 8 आना चाहिए, और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो 8, ये फर्स्ट वाला 8 अगर फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है और सेकंड वाला 8 अगर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आपकी एक पूरी क्या थी, कोई भी एक आपकी वैल्यू थी, स्ट्रिंग थी, उसको हमने सॉर्ट किया है। अगर सॉर्ट के टाइम पे अगर आपके दो कोई भी आपके कंटिन्यूसली अगर सेम वैल्यू का अगर आपके यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यू फाउंड होती है और उनको अगर हमने सेम मतलब उसका मतलब है कि उनकी पोजीशन हमने सेम रखते हुए अगर आपने हमने सॉर्टिंग की है, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, स्टेबल। और अनस्टेबल क्या होती है, देखो अनस्टेबल क्या होती है, समझो देखो अनस्टेबल को। अनस्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे 8 की पोजीशन चेंज कर देना। देखो दो आपके 8 हैं, वो आपके क्या इक्वल है। अगर आप 8 की पोजीशन चेंज कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 2 5 8 9 3 और 8। अब देखो यहां पर मैंने इसको सॉर्ट कैसे किया, 2 3 फिर उसके बाद 5। अब देखो ये वाले 8 को तो मैं यहां पे लेके आ गया, इस वाले 8 को तो मैं यहां पे लेके आ गया, उसके बाद क्या किया, इस वाले 8 को मैं इसके आगे लेके चला गया और फिर यहां पे क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो ये जो आपकी सॉर्टिंग है ये क्या होती है, अनस्टेबल सॉर्टिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे 8 2 टाइम रिपीट हुआ है, जो जिसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। अब देखो जो आपने देखा होगा कि आपके क्विक शॉट होता है और आपके हीप शॉट होता है। तो देखो जो आपके क्विक शॉट होता है, क्विक जो शॉट होता है, और एक आपका हीप शॉट होता है, HAP हीप शॉट होता है। तो देखो ये जो दोनों जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है किस टाइप की होती है, आपकी अनस्टेबल टाइप की होती है। और इसके अलावा आपके इंसर्शन शॉट हो गया, बबल शॉट हो गया, तो ये सारी क्या होती है, आपकी स्टेबल होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जैसे इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, जैसे इंसर्शन हो गया, ठीक है, आपके सिलेक्शन हो गया, ये सारी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, स्टेबल टाइप की होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऐसी देखो आपके बात क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड द स्टेबल। स्टेबल मतलब है कि अगर आपके कंटिन्यूसली अकरेंस में अगर आपके कोई भी सेम वैल्यू आ रही है तो उसका ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, इट मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द अकरेंस ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है कि आपके जो नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी जो ऑर्डर है वो आपका सेम होना चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर होना चाहिए। तो आपकी क्या होगी, आपकी स्टेबल एल्गोरिथम हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहेंगे। तो एक बार इसका कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका स्टेबल है ऊपर वाली और ये नीचे वाली क्या आपके अनस्टेबल है। थर्ड देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफेक्ट्स आर लेस कॉस्टली इट डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। देखो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से है, ये कह रहे हैं कि जो डिफेक्ट है वो आपके कम कॉस्टली होंगे जब कौन से फेज में उसको डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो देखो ध्यान रखना, जब भी किसी सिस्टम को डेवलप किया जाता है, अगर सिस्टम को डेवलप करने के दौरान जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज होता है, या कह सकता हूं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज होता है, अगर उसी के दौरान अगर किसी भी सिस्टम को यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज होता है, उसी दौरान अगर कोई डिफेक्ट फाइंड आउट होता है तो हमारा क्या होता है, कम कॉस्टली होता है। ठीक है, तो यहां पे जो कंसेप्ट आपसे दिया गया ये कह रहा है डिफेक्ट आर लेस कॉस्टली। डिफेक्ट कॉस्टली कम कब होगा, तो आपको ध्यान रखना जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अगर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे आपने डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पे सबसे कम कॉस्टिंग होते हैं। देखो उसके बाद अगर कोडिंग के टाइम पे, डिजाइनिंग के टाइम पे, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर यहाँ पे आपका कोई भी डिफेक्ट आपका फाइंड आउट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सारा का सारा पूरा क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको वापस उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान रखना, कोई भी जो आपका डिफेक्ट है वो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में आपको कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, तो वो आपका सबसे कम कॉस्टली होता है। नेक्स्ट समझो यहाँ पे, इन एसक्यूएल क्यूरी इन्वॉल्व नोट और एंड ऑपरेशन। देखो आपके यहाँ पे तीन टाइप के नोट और एंड, तीन टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर आपके यूज किए गए हैं। ये कह रहे हैं कि विदाउट पैरेंथिस, किसी टाइप का कोई पैरेंथिस नहीं लगाया गया, इसका मतलब है कि इसको किसी टाइप का कोई कोष्टक नहीं लगाया गया। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एवुलेशन, आपके इसका इवुलेट होने का, या मैं कहता हूं इसको एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ध्यान रखना, अगर आपके तीनों के तीनों अगर आपको ऑपरेटर यूज होते हैं तो आपके सबसे पहले नोट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद आपके एंड को किया जाता है, फिर किसको किया जाता है, और को किया जाता है। देखो नोट फॉलो बाई एंड फॉलो बाई और, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे, contain the information about a file that is needed by the system
प्रोग्राम दैट एक्सेस द फाइल रिकॉर्ड। देखो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये इनमें से आपसे पूछ रहे हैं कि आपके कंप्लीट जो फाइल का जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा रखी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल का डिस्क्रिप्टर होता है, फाइल का डिस्क्रिप्शन होता है, वो क्या करता है, आपकी फाइल, कंप्लीट फाइल की इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब आपकी फाइल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है इन ए सी लैंग्वेज कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज। देखो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है उसको क्या कहा जाता है, अब देखो समझो यहाँ पे। तो कंडीशनल ऑपरेटर मतलब है कि यहाँ पे आपकी कोई भी कंडीशन होगी, भाई यहाँ पे सबसे पहले कोई भी क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रू वैल्यू होगी, और उसके बाद क्या होगा, एक फॉल्स वैल्यू होगी। भाई कंडीशन के देखो कोई भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन की या तो ट्रू वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, फॉल्स वैल्यू हो सकती है। तो देखो यहाँ पे आपसे आपका अगर बात करें यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेटर होता है, तो देखो यहाँ पे 1, 2 और 3, इसका मतलब है क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। क्या है, टर्नरी। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, आपके कंडीशन ऑपरेटर मतलब होता है कोई भी कंडीशन होती है, जैसे आपने देखा भी होगा कि आपका एक सिंबल होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, जिसकी यहाँ पे कंडीशन होती है, फिर आपके ट्रू वैल्यू होती है, फिर आपके फॉल्स वैल्यू होती है। तो क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है आपका कंडीशन ऑपरेटर। इन सी लैंग्वेज देखो परसेंटेज एलडी का मतलब होता है, अच्छा यूज्ड एज ए फॉर्मेट। अच्छा ये आपको डायरेक्टली फॉर्मेट के बारे में पूछा है, तो देखो यहाँ पे आपका परसेंटेज एलडी का जो फॉर्मेट होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे लॉन्ग इंट का यूज कर रहे हैं। तो किसका आपका आउटपुट क्या आएगा, लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज एलडी का यूज किया जाता है। देखो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एज। देखो स्टैक क्या होता है, देखो समझो आप स्टैक क्या होता है। यहाँ पे स्टैक का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का रहेगा कि यहाँ पे आपका एक टॉप होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका टॉप होता है, तो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट, यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट और डिलीट आपका दोनों किस साइड से होता है, टॉप साइड से होता है। ठीक है, तो जो स्टैक होता है उसमें इंसर्ट करना और डिलीट करना दोनों एक ही एंड से होता है, जिसको हम कहते हैं टॉप। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो लास्ट जो एलिमेंट, देखो इसका मतलब होता है जो लास्ट एलिमेंट जहाँ पे इन होगा वो फर्स्ट क्या होगा, आउट होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहा जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट इन होगा सबसे पहले आउट होगा। इन एसक्यूएल टू ड्रॉप ए कंस्टेंट फ्रॉम ए टेबल वी कैन यूज इन एस। देखो ये कह रहे हैं कि एसक्यूएल में किसी पर्टिकुलर कंस्टेंट को ड्रॉप करना है। कंस्टेंट मतलब हमारा क्या होगा, प्राइमरी की हो गया, ठीक है, यूनिक हो गया, नोटनल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कंस्टेंट होते हैं। इनको ड्रॉप करना है तो किसका यूज करोगे, देखो कंस्टेंट का ड्रॉप करने का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। कंस्टेंट कहाँ पे लगते हैं, आपकी टेबल के कॉलम पे लगते हैं, और कॉलम टेबल और टेबल कॉलम क्या आपका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पे काम कर, इसका मतलब क्या है, अल्टर कमांड का यूज करोगे। अच्छा अल्टर के साथ क्या करोगे, अल्टर स्टेटमेंट विद ड्रॉप क्लोज। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट नेम। तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो अल्टर टेबल नेम, ठीक है, उसके बाद ड्रॉप कंस्टेंट नेम। तो अल्टर के साथ ड्रॉप का यूज करोगे। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस। देखो यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में पूछा है, तो देखो आपको सबसे पहले तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज देखो। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, उसकी एक बार रेंज देख लीजिए। देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज आपकी क्लास के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। अगर मैं क्लास ए की बात करूं, मैं क्लास ए की बात करूं तो आपकी रेंज होती है 10.0.0.0 से लेके आपकी क्या होती है 10.255.255.255। ये तो आपकी क्लास ए की रेंज होती है। उसके बाद अगर मैं क्लास बी की बात करूं, क्लास बी की बात करूं तो आपकी रेंज होती है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। अच्छा उसके बाद अगर मैं क्लास सी की बात करूं, अगर यहां पे मैं क्लास सी की बात करूं तो आपकी रेंज होती है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ये आपकी तीनों क्लास की आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है। अब देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस का आपका यूज क्या होता है, इसके द्वारा आपके लोकल कम्युनिकेशन किया जाता है। इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा आपके इनमें से कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे रेंज देखो, ये एक की रेंज है, ये आपकी बी की रेंज है, ये आपकी सी की रेंज है। अब आईपी एड्रेस में आपको मैच करना है कौन सा आईपी एड्रेस इस रेंज से बिलोंग करता है। क्या पहला आईपी एड्रेस रेंज से बिलोंग कर रहा है, भाई पहला नहीं कर रहा। अच्छा दूसरे देखो 172.168, अच्छा इसकी बी की रेंज है 172.16 से लेके 31 तक है, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा 168 तो होता ही नहीं है। उसके बाद देखो 192.168.12.12 ये बिलोंग कर रहा है। देखो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये यहां से बिलोंग कर रहा है। देखो समझो 192.168.0 से लेके
255 तक, इसका मतलब ये पर्टिकुलर इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो देखो ये जो रेंज है ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, और यहां से आपका आईपी एड्रेस डी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो एक बार आप रेंज अगर आपको नहीं पता तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रेंज का। यहाँ पे आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस की आपको रेंज फाइंड आउट करने के मतलब यहाँ पे है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास में कितनी रेंज तक आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर। अच्छा, ये आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, इसी स्टेटमेंट के बारे में पूछे क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका, अच्छा जो यहाँ पे देखो एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, और इंटीजर कैसा है आपका पॉइंटर इंटीजर उसका रिटर्न टाइप है, और साथ में उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी क्या है, आर्ग्यूमेंट भी क्या है, इंटीजर का पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसका आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर है, इंटीजर पॉइंटर है, और रिटर्न टाइप भी इंटीजर पॉइंटर है। अब देखो यहाँ पे राइट आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पहला कह रहा है इंटीजर पॉइंटर एफ, नहीं गलत है, ये कह रहा है फंक्शन पॉइंटर एफ, फंक्शन पॉइंटर एफ, अच्छा ठीक है, विच टेक इंटीजर आर्गुमेंट, इंटीजर आर्गुमेंट नहीं, पॉइंटर इंटीजर आर्गुमेंट, ये भी गलत है, ए पॉइंटर टू ए फंक्शन दैट टेक इंटीजर पॉइंटर आर्गुमेंट, ये बिल्कुल सही है, तो आपका सी बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। तो देखो इस टाइप से अगर कोई भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पर्टिकुलर देखो प्रॉपर रीड करना है कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पूछा है, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या है, पॉइंटर इंटीजर है, और आर्गुमेंट भी क्या है, पॉइंटर इंटीजर है, तो आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोड दिया है, इसका आउटपुट पूछा है, ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक कोई पर्टिकुलर आपको एक वेरिएबल्स है जिसके अंदर आपके वैल्यू दी गई है कितनी, 3। अब देखो जहां पे एक वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, ए नाम है जी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, इसका सपोज करो मैं एड्रेस मान रहा हूँ 1000। इसी टाइप से यहाँ पे आपको दूसरा जो वेरिएबल गिवन है जिसका नाम आपका बी, जिसके अंदर वैल्यू यहाँ पे 5 है, और इसका मैं सपोज करो एड्रेस मान रहा हूँ कोई भी एक 2000। अब देखो यहाँ पे कोई भी जो वेरिएबल होता है उसके अंदर वैल्यू होती है और उसकी क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे 1000 2000 क्या है, एड्रेस है। अच्छा नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट यार देखो इंटीजर का एक पॉइंटर है, इंटीजर का एक पॉइंटर है जिसके अंदर स्टोर क्या कर रहे हैं, एड्रेस, बी का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो देखो समझो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटीजर का एक पॉइंटर है, तो यहाँ पे पी एक इंटीजर पॉइंटर है जिसके अंदर स्टोर क्या कर रहा है, बी का एड्रेस, जिसका मतलब है वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 2000 स्टोर हो जाएगी। अच्छा देखो ये भी, इसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, भाई ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसका भी क्या होगा, एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस मैं कंसीडर कर रहा हूं 3000। ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया। अच्छा अगला क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा अगला क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका पॉइंटर है, इस पॉइंटर को भी किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंटर है क्यू, और यहाँ पे स्टोर क्या कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके 3000 को यहाँ पे स्टोर कर रहा है, 3000 क्यू में स्टोर कर रहा है, और इसका भी कोई एड्रेस होगा भाई, इसका सपोज का एड्रेस क्या है 4000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ तक देखो इनको सोल्व किया है मैंने। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहा है क्यू स्टार मतलब क्यू के अंदर वैल्यू आपको चेंज करनी है। अच्छा क्यू के अंदर वैल्यू क्या डालनी है, एक का एड्रेस डालना है। अब देखो समझो यहाँ पे क्यू के अंदर वैल्यू क्या डलवा रहा है, एक का एड्रेस, तो एक का एड्रेस, इसका मतलब 3000 को हटा के इसका क्या एड्रेस डाल दो, यहाँ पे 1000 का एड्रेस डाल दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो समझो यहाँ पे कि आपके 3000 पे मतलब इसका एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस था इस पे क्या वैल्यू आ चुकी, एक की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे आपका जो क्यू के अंदर जो एड्रेस मैंने लिया गया है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर देखो, यहाँ पे जो पर्टिकुलर है अभी इंडिकेट किसको कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इसको। ठीक है, इस पर्टिकुलर इसको इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे पीक को प्रिंट करवाया है, अच्छा पीक की वैल्यू प्रिंट करवाया है। तो देखो ध्यान रखना, जब पीक की वैल्यू जब प्रिंट होंगी तो पीक का यहाँ पे एड्रेस क्या है, अगर इसके एड्रेस की बात करूं तो यहाँ पे क्यू स्टार, तो डेफिनेटली वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी वैल्यू। क्यों, क्योंकि आप चेक करो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या किया, एड्रेस यहाँ पे क्या है 1000 है, तो यहाँ पे एड्रेस हमने अपडेट कर दिया, और इसके अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, एड्रेस हमने क्या कर दिया 1000 कर दिया, और 1000 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कि रियल में यहाँ पे काम कैसे होता है। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो देखो यहाँ पे सेल का रेफरेंस पूछा है, तो आपको ध्यान रखना एक्सेल में जो सेल का रेफरेंस होता है वो डॉलर से इंडिकेट करता है, डॉलर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो जैसे B1 सेल है, तो B1 सेल का रेफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, B इज द राइट आंसर। तो सेल का जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है, डॉलर से, है ना, आपके डॉलर से इंडिकेट किया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट को याद रखना, डॉलर से इंडिकेट किया जाता है। बाई डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ
द यूजर डिफाइंड फंक्शन सी, देखो यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं सीक के अंदर उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इसको क्या होता है, इंटीजर होता है। कोई भी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है सीक के अंदर उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज अप्रोच, देखो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है आप किस अप्रोच को यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग में बात करें तो यहां पे क्या होता है, क्लास होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा अब देखो क्लास क्या होता है, क्लास एक टेम्पलेट होता है। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्लास के अंदर क्या मिलेंगे भाई, क्लास के अंदर क्या मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे। जैसे मैंने क्या कर दिया, इंटीजर ए ले लिया, मैंने क्या ले लिया, फ्लोट बी ले लिया। उसके बाद क्या, ये तो वेरिएबल होगा, उसके बाद क्या होगा, मेथड हो गए। अच्छा मेथड में क्या लोगे, अब देखो मेथड में क्या लोगे, जैसे मैंने ले लिया ऐड ले लिया, ऐड ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सम ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो मेथड होते हैं और ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे एक पूछा अप्रोच कैसी होती है, तो देखो ध्यान रखना जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या होता है, किसी ब्लूप्रिंट के अंदर या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे किसी टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे वेरिएबल्स को और मेथड्स को अलग अलग डिफाइन किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। और एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे रियल में एग्जीक्यूट, तो एक्चुअल में आप कॉल किसको करते हो, आप किसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हो, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर मेथड कॉल करते हो जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो अप्रोच यूज होगी वो अप्रोच कैसी यूज होगी, आपकी अप्रोच हमेशा कैसी यूज होगी, बॉटम अप अप्रोच यूज होगी। तो यहाँ पे जो अप्रोच होती है वो आपकी कैसी होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द यूज इन द जनरेटिंग डायनेमिक वेब पेज, कह रहे हैं इनमें से कौन सा डायनेमिक वेब पेज जनरेट करने के लिए काम में नहीं आता। ध्यान रखना डायनेमिक वेब पेज का मतलब होता है जहां पे आपके एक्टिविटी, जैसे सपोज करो कि हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कुछ टास्क परफॉर्म हो गई तो आपका डायनेमिक बिहेवियर है। स्टैटिक का मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते वो आपका स्टैटिक हो गया। जैसे HTML है, HTML आपका स्टैटिक पेज बनाती है, जबकि उसके साथ हम जावास्क्रिप्ट को इसलिए ऐड करते हैं उसके डायनेमिक बिहेवियर को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है डायनेमिक आपके नहीं है, तो PHP डायनेमिक होती है, ASP.NET डायनेमिक होती है, JSP भी आपकी डायनेमिक होती है, तो क्या डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, डायनेमिक है। ओके देखो रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैन बी स्पेसिफाइड टू ग्लोबल वेरिएबल, नहीं गलत बात है। जो आपकी रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती है, अगर मैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात करूं तो आपके रजिस्टर जो स्टोरेज क्लास होती है किसके लिए होती है, वो आपके हमेशा और हमेशा लोकल वेरिएबल, किसके लिए होती है, लोकल वेरिएबल के लिए यूज होती है, ठीक है, लोकल वेरिएबल के लिए। तो आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ग्लोबल के लिए यूज नहीं होती, आपके लोकल वेरिएबल के लिए यूज होती है। Which of the following micro program control unit organization does not need any decoder, इसका मतलब है कि डायरेक्टली आप सीधा आप जो भी आपके कंट्रोल यूनिट है उसको डायरेक्टली यूज करना है बिना किसी डिकोड किए। सर्किटरी टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल, अच्छा इसमें से आपको पूछा, देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो आपके इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं वो आपकी दो टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है। देखो यहाँ पे एक तो क्या होता है कि हम डिकोडर की सहायता से जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसको डिकोड करते हैं, मतलब वहाँ पे आपको ऑपरेंट वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए डिकोडर लगाना पड़ेगा। एक होता है डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिना डिकोडर की सहायता जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, सारी की सारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। तो देखो आपको यहाँ पे एक अलग से एक कंसेप्ट में एक वीडियो में यहाँ पे आपको अलग से मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली आपकी इंस्ट्रक्शन कितनी टाइप की होती है और कैसे आपके बिना डिकोड के इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है और कैसे डिकोड करके इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज इन HTTP प्रोटोकॉल सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। अच्छा सर्वर से क्लाइंट करने के लिए, अगर सर्वर से क्लाइंट पे अगर मतलब डेटा की बात करूं तो डेटा तो आपका कौन लेके जाता है, गेट लेके जाता है, ठीक है। अच्छा और उसके साथ ये पूछ रहा है प्रोटोकॉल सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में पूछा है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या करना, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को लोड करना, ठीक है। लोड करने की बात करें, अगर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लोड करने की बात करें तो यहाँ पे आपका एक तो गेट होता है, एक आपका पुट होता है, गेट के साथ एक पुट भी यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे आपके मेथड होते हैं, तो सर्वर से क्लाइंट के लिए तो गेट भी यूज होता है और पुट भी यूज होता है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन देखो कनेक्ट, पोस्ट, पुट और ट्रेस, तो गेट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, पुट होगा। तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपके ये जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं, कनेक्ट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, ट्रेस हो गया, गेट हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल के ऊपर मैं आपको डिटेल से एक बार इसमें आपको जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा कि एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल काम क्या करते हैं, ठीक है। तो HTTP की जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे
थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा है, डिपेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। देखो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर। इसका मतलब है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपकी कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। किस पर बेस्ड होता है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे। जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है क्या होता है आपके, जैसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर बेस्ड होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपको पार्शियल डिपेंडेंसी पर बेस्ड होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप किस पर बेस्ड होता है, एटॉमिक वैल्यू पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन की सीरीज है, इस क्वेश्चन की सीरीज में आपको क्या फोकस करना है कि जो कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ उसके लिए आपको वीडियो चेक करना है। और ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए मॉडल पेपर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली आपके किसी ना किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो और कंसेप्ट क्लियर करते हो तो आपको सारे के सारे यूनिट पक्का से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। और यहाँ पे प्लीज जो फ्री टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की जा रही है मेरे द्वारा, जो फ्री जो आपके लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे मुझे आप कमेंट्स करके आप बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं मॉडल पेपर में, जिससे कि मैं एक इवैल्यूएट कर पाऊँ या फिर मैं आपको एक आगे के लिए आपको बता पाऊँ कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स आपको सिक्योर करना है। ठीक, उससे हम आगे के लिए ये आपके जो कमेंट्स होंगे, ये कमेंट्स के द्वारा मैं क्या करूंगा, एक सारे के सारे जिनके मार्क्स होंगे वो सारे मार्क्स को मैं एक फाइल में लेके और उसमें एक आपके औसत मार्क्स कैलकुलेट करूंगा और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लेके ही आने हैं इस मॉडल पेपर में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।